हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइज, आज काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है तो काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से नहीं आ पाई। तो आप लोगों को जैसे बताया था कि हम इसमें कंटिन्यू टेस्ट सीरीज डालेंगे और जीएस भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए, काफ़ी दिन से थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, तो इसलिए अपलोड भी नहीं हो पाई। तो देखिए, मॉक टेस्ट साथ साथ चला रहे हैं, आप लोगों को पहले ही बता दिया था। आज तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर। ग्रुप सी की प्लेलिस्ट में जाएं, ग्रुप सी टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाए, आपको सब मिल जाएगा। इसके अलावा जीएस, हमारे वन लाइनर जीएस चल रही है साथ साथ। तो पॉलिटी चल रही है फिलहाल, पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं वहां से। तो वन लाइनर किया हुआ है, कोशिश ये कर रहे हैं कि सारा कंप्लीट हो। इसके अलावा हमारी जीएस जूम ऐप पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है। लेकिन वहां में और यहाँ में अंतर ये होगा कि वहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, सब समझाया जाएगा। यहाँ केवल आपको एक डेटा दिया जाएगा जो आपको खुद को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हम समझा देंगे वीडियो में और आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है। तो इसमें आप जब ये टेस्ट सोल्व करें तो इसके लिए थोड़ा सा सुन लें। आप एक पेज लेकर बैठे, ऐसा एक पेज ऐसा ले लें, ठीक है। इसमें 100 तक पूरे नंबर लिख ले, 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। मान लो कि आपने यहाँ ये हिस्से बना ले इसके, ऐसे ऐसे करके यहाँ आपने 1 नंबर लिखा, तो इसके सामने आपका जो आंसर होगा वो आप यहाँ लिखोगे क्वेश्चन का। उसके बाद जो फिर अगर ये सही हुआ तो आप यहाँ टिक कर दोगे। अगर ये गलत हुआ, मान लो कि ये 2 है, यहाँ आपने लिखा इसका बी, ठीक है, और मैंने आंसर बताया सी, तो आप बी काट दोगे, ठीक है, सही आंसर होगा। तब ऐसे आप इसे आगे बढ़ते चलोगे। तो गाइस, ये इस तरीके से आप सोल्व करना। ये अभी पूरे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फुल टेस्ट है, बिल्कुल एकदम ग्रुप सी के लेवल का है, कनिष्ठ सहायक के लेवल का है। जो जैसा यूकेएसएससी जिस तरीके का क्वेश्चन बनाती है, ऐसा ही ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट वही उसी पैटर्न पे रहेगा। जैसे 20 नंबर की हिंदी है शुरुआत में ही इसमें, उसके बाद जीएस है, उत्तराखंड है 40 नंबर की। तो आप लोगों को इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। और चूंकि हम ये लगभग 20 टेस्ट के आसपास आपको देंगे, अगर 20 टेस्ट आपको मिलते हैं तो आपको लगभग 2000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 2000 क्वेश्चन में कम से कम भी 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकते हैं, और टफ भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि हम अलग जो जिन क्वेश्चन की आने की उम्मीद है वही क्वेश्चन इसमें डालते हैं, ठीक है। 2000 क्वेश्चन में से तो एवरेज जो मिलते हैं वो 50 मिलते हैं। लेकिन यहाँ हो सके कि मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 10 तो मिल ही जाएंगे कम से कम आप लोगों को। 10 क्वेश्चन का आपको फायदा होगा, एक एग्जाम का पैटर्न पता लग जाएगा। तो ये सारा फायदा इस टेस्ट सीरीज से होगा, ठीक। तो बस आप इसे अपना बिल्कुल सीरियस होकर भी सोल्व करें। अभी मैं साथ साथ आंसर बताऊंगा, 10 सेकंड का आप लोगों को टाइम दूंगा और आप लोगों को आगे बढ़ना है। और इसके अलावा 2 रिक्वेस्ट और हैं कि आप अपना जो होगा स्कोर वो जरूर कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है। जैसे आप लोग अगर कमेंट करते हैं, कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। देखिए, सुझाव होगा, आपको कोई कमी लगेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर कोई आंसर में कोई गलती हो या हमारी तरफ से कोई आंसर गलत बताया जा रहा है तो आप वो आंसर भी बता सकते हैं, बिल्कुल उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और अगली बार उसका सुधार भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी जिद पर अड़ जाएंगे तो नहीं, आंसर यही है। अगर आंसर कोई है या वो सही क्यों है तो उसका एक रीजन भी बताएंगे, ये सही इसलिए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ हाँ, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो पूरा जो कनिष्ठ सहायक है ग्रुप सी का है, पूरा सिलेबस आपको हम दे दें। जैसे वन लाइनर अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी कुछ वीडियो है और देख ले। अब डेली वीडियो आएगी, हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो आए। तो आप बस ऐसे ही जुड़ जाए और हमारे चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। हमारे पास केवल यही है कि आप जब कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये तो सब फ्री है, कोई पैसे तो आपके लगने नहीं। और थोड़ा जब हम मेहनत करते हैं तो ये लगता है कि नहीं, चलो हमारी मेहनत रंग ला रही है, लोग जुड़ रहे हैं हमसे, ठीक है। बाकी तो जूम पर चल ही रहा है, पेड़ है वो तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। और कल आपको पॉलिटी की वीडियो मिल जाएगी, जैसे आपको बताया ऐसे करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी हो सकती है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास होगी। 1.5 घंटे की अगर ये वीडियो है तो, क्योंकि एग्जाम हॉल में 2 घंटे का मिलेगा, आधा घंटा क्योंकि आप गोला गोला काला करने में लेते हैं, इसलिए काट दिया हमने आधा घंटा, ठीक है। 1.5 घंटे में आपको कम से कम में सोल्व करनी है। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 सेकंड का, वही आपको आंसर बताने हैं, ठीक। जो क्वेश्चन जरूरी हो गए वहां मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो सीधे सीधे आंसर बताऊंगा। ऐसे अगर हर ऑप्शन का डिस्कस करूंगा तो ये लगभग वीडियो बनेगी, ये फिर 100 क्वेश्चन 3 घंटे में खत्म होंगे। चलो शुरू करते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है?
तो आपको आंसर बताना है, आपके पास 10 सेकंड है, ठीक है। कुछ सोच ले, समझ ले अच्छी तरह। देखिए अतीत के चलचित्र जो है वो महादेव वर्मा का है। अच्छा 10 सेकंड से ज्यादा जल्दी पहले बता दिया, कोई नहीं, आप इसे थोड़ा एडजस्ट करना, अगला 10 सेकंड टाइम मिल जाएगा आपको। इसके बाद है दूसरा, गीति काव्य किसकी रचना है? गीति काव्य किसकी रचना है? आप अच्छे से सोच लें। देखिए जितने भी राइटर होंगे सारे वही है जो उत्तराखंड ग्रुप सी के सिलेबस में है। अगर आपको सिलेबस देखना है तो हमारे चैनल पर इसकी भी एक वीडियो है, उसमें एक तरीका बताया गया है तैयारी का, आप किस तरीके से तैयारी करें, कैसे आप मैनेज करें, कितना आप स्कोर बनाकर चलें और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी, ये सारी चीज समझाई गई है, ठीक है। और बुक लिस्ट की भी एक वीडियो दी गई है, इसके चैनल के प्ले लिस्ट में भी मैं दे दूंगा, तो वो भी आप जरूर देख लें कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। तो आप इसका आंसर बताएं दूसरे का। इसका आंसर देखिए सी रसखान, ये आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ते, खाट किस भाषा का शब्द है? आपको सोचना है और इसे तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अजीब टाइप के शब्द होते हैं ना जो आपको लगता है हमारे अपने हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। अजीब नहीं होते ये, मतलब हमारे अपने बनाए हुए शब्द हैं, तो वो होते हैं। देखिए ये है देशज शब्द, आप आंसर लगाओगे देशज, तो खाट जो है वो देशज शब्द है। जैसे गांव में बोलते हैं फावड़ा, जबकि बोलते हैं उसे सही में क्या है इसका, फावड़ा। और खाट को क्या बोलते हैं, चारपाई। तो अगर कहीं फावड़ा लिखा हुआ होगा तो वो क्या होगा, देशज शब्द। आगे चलते हैं चौथा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताएं। मैं बाहर नहीं जाऊंगा देखिए ये है नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नेगेटिव वाक्य। जहां भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा तो उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें नहीं होगा, ठीक है, वो होगा नहीं वाला, नकारात्मक वाला वाक्य होगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं उठूंगा, ये सब वाक्य जो होंगे नकारात्मक होंगे, नेगेटिव वाक्य बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो आप इसे अपनी तरफ से सोचना है, ग्रामर की अच्छे से आप लोगों को तैयार करनी है, कोशिश करेंगे हम भी देने की। बाकी जीएस के लिए आप जो हमारी वीडियो आएगी, कल भी वीडियो आ जाएगी, परसों भी आएगी, तो आप कोशिश करना कि उसे पूरी कंप्लीट कर ले। 2-3 बार अगर आप देख लोगे, जैसे क्वालिटी देख लोगे, तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बस आपको याद करनी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे चलते हैं। उपकूल में कौन सा समास है? यह आपको सोचना है और अच्छी तरह से बताना है, उपकूल में कौन सा समास है। पांचवा है, 10 सेकेंड, अभी 7 हो गए, 8, 9 और 10। देखिए हो गए 10 सेकंड। आपको बताना है उपकूल में समास, इसका आंसर है ए, अव्ययी भाव समास। उपकूल में जो है वो अव्ययी भाव समास है, आपको याद रखना है। इसके बाद है छठा, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? जो संयुक्त क्रिया होती है, ज्वाइंट वर्क होती है, वर्ब्स होती है, तो उनके कितने भेद होते हैं आपको बताना है। आपका टाइम शुरू होता है, बताइए जल्दी। देखिए इसका आंसर है बी, इसके 11 भेद होते हैं, ठीक है। 10 सेकंड हो गए पूरे, 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। आगे बढ़ते हैं अब, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? यानी कि वर्तमान काल के कितने, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। सातवां है, देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। डी है इसका आंसर है, वर्तमान काल के 5 भेद होंगे, आप 5 आंसर लगाओगे, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा आप लोगों को रटना है, याद करना है, ये हर बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है अगला 8वां, माता पिता में कौन सा समास है? 10 सेकंड है आप लोगों के पास। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जू का तू रिपीट किया हुआ है, तो आपको इसका आंसर देना है। माता पिता में कौन सा समास है? बताएं जल्दी, माता पिता में कौन सा समास है? देखिए इसमें समास है द्वंद्व समास, इसका आंसर है बी, द्वंद्व समास है, ठीक है। 8वें का बी है, माता पिता में द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों साइड के पद बराबर लगते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? निम्न में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह,
आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, बताना है। एक्सप्लेमेंट्री बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। 10 सेकंड पूरे हो लिए आपके। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे बोलते हैं। आगे है 10वां, द्वंद्व का विलोम शब्द कौन सा है? द्वंद्व का विलोम शब्द कौन सा है? 10वां। सोच ले, अभी आपके पास है सेकंड, अभी 5 सेकंड बच रही है। ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आप लोगों को अच्छे याद होने चाहिए। इनकी भी हम एक लिस्ट देंगे, वो आप याद कर लेना। देखिए इसका आंसर है सी। ठीक है, निर्द्वंद। द्वंद्व का विलोम शब्द है निर्द्वंद, 10वें का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्लव का पर्यायवाची कौन सा है? पल्लव का पर्यायवाची कौन सा है? 11 का आंसर आप बताओ जल्दी। 11 सेकंड है आपके पास, सॉरी 10 सेकंड है 11 में। देखिए इसका आंसर है डी, कोपल। पल्लव का होगा कोपल पर्यायवाची शब्द। इसके बाद है 12। 12 का पर्यायवाची कौन सा है? नमक का पर्यायवाची कौन सा है? आपको ये बताना है। सोच ले आप सभी, 10 सेकंड है। देखिए इसका आंसर है डी, लवण। ये भी नमक का है, लोन भी नमक को बोलते हैं और रामरस भी नमक को ही बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची होगा डी। आगे चलते हैं। 13, निम्न में कौन सा अयोगवाह है? आपके पास 10 सेकंड है, इसे सोच लें। अयोगवाह कौन सा है? ठीक है, अयोगवाह कौन सा है? जल्दी सोच लें इसे। एक इसका आंसर है बी, अयोगवाह शब्द है। ठीक है, अंग अह दोनों जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, इतना आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं 14, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ जो स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बहुत सोचकर बताना है। ये कई बार आया हुआ पेपर एग्जाम है, सॉरी क्वेश्चन है, तो कई बार आया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। बताएं जल्दी, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? देखिए इसकी संख्या है 7। ए है इसका आंसर 14 का। 14 का है, 7 संख्या है। टोटल जो संख्या होती है स्वर की, ये होती है टोटल। और जो लघु स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 4 लघु स्वर, शॉर्ट स्वर बोलते हैं। और ये दीर्घ स्वर बोलते हैं, बड़े वाले स्वर होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको यहाँ ना वर्तनी का पता होना चाहिए, स्पेलिंग का पता होना चाहिए इंग्लिश वालों के लिए। अब देखो इसमें आपको अच्छे से देखना है कि कौन कितने अच्छे तरीके से ये लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसकी भी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इनमें बताएं शुद्ध कौन सा है? 10 सेकंड है आपके पास। देखिए इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर सी है। सी आपको इसका आंसर लगाना है। बाकी तो देखो ये पर्याप्त है, ऊपर की मात्राएं छूट गई। ठीक है, ये मात्रा होनी चाहिए थी, वो छूट गई। व्यावहारिक, व्यावहारिक, यहाँ आ की मात्रा होती। सन्यासी में क्या होता? अंक की बिंदी ऊपर होती, न नहीं होना चाहिए था, सन्यासी तब बनता। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसे बनता है। अब देखते हैं आगे, निम्न में व्यंजन कौन सा है? आपको यहां बताना है कि इसमें व्यंजन कौन सा है। दो चीज होती है, व्यंजन को बोलते हैं इंग्लिश में कंसोनेंट्स। आपको बताना है व्यंजन कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें व्यंजन है सी, क, सी व्यंजन है, बाकी ये क्या है? स्वर है। आपको इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 17, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो अत्योक्ति, अत्योक्ति या कवित्री, अनुश्रहित, इसका सब सही शब्द है शुद्ध पक्षीगण।
आपको ये ध्यान रखना, पक्षीगण, डी आंसर है इसका 17 का। ये क्वेश्चन जो है ये ज्यों का त्यों यूपी का है, ठीक है, यूपी के वीडियो में ये आया हुआ क्वेश्चन है, वहां से ज्यों का त्यों लिया गया और यही आंसर, ठीक है, यूपी वीडियो। आगे है इसमें, किस व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है? आपको बताना है कौन सा व्यंजन अर्धस्वर है, जो स्वर की तरह दिखता है, चलता है। बताएं, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए ये अर्धस्वर कौन सा है, ए यो अर्धस्वर है, यो और वो दोनों अर्धस्वर होते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इन्हें अर्धस्वर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। 19, प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है, ये आप लोगों को ध्यान से बताना है। प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? देखिए इसका आंसर है म। प वर्ग का अंतिम व्यंजन म होता है। देखिए ये जो वर्ग होते हैं कैसे होते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बता दो, थोड़ा सा यहाँ बता दूं। देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं कुछ, जैसे बनते हैं क वर्ग, क चो टो तो प वर्ग होते हैं, क वर्ग होते हैं, ऐसे ही करते कर चो टो तो प वर्ग आया यहाँ। वर्ग का मतलब होगा कि इसके वर्ग में कौन कौन से हैं, ये वर्ग भी इधर भी 5 होते हैं, ठीक है, और इनके सामने भी 5 वर्ग होते हैं। जैसे प वर्ग में कौन आएगा, प, फ, ये ब, भ और ये म। आप लोगों ने देख लिया अंतिम व्यंजन कौन सा है, म। इन्हें ही जो लास्ट के व्यंजन होते हैं इन्हें ही अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह स्पर्श व्यंजन यही रहते हैं। आगे देखते हैं 20वां, मोहन ने अपनी गाय को खाना खिलाया, में खिलाया क्या है? ये जो खिलाया है ये इनमें से क्या है, वो आप लोगों को बताना है। क्रिया है, कर्म है, कर्ता है, सहायक क्रिया है। तो आपके पास है 10 सेकंड, बताएं जरूर। देखिए इसका आंसर है क्रिया, क्रिया इसका आंसर है, आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि खाना खिलाना जो कार्य किया जा रहा है उसे बोलते हैं क्रिया, और जो कार्य करता है उसे कर्ता बोलते हैं, और जिसके द्वारा जिससे किया जाता है उसे कर्म बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हिंदी का पढ़ लेना आप, है चैनल पर। आगे चलते हैं। देखिए ये हिंदी तो हो गई पूरी, ठीक है, और हिंदी में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और हिंदी में क्वालिफाइंग के लिए आपको अगर मेरिट में आना है हिंदी के लिए, तो हिंदी में मिनिमम आपके 16 नंबर जरूरी है, 16 से कम तो आपके रहने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके वहां 16 है तो आप जीएस में अपने नंबर बढ़ाओगे, लेकिन एक अच्छी मेरिट में आने के लिए और कॉन्फिडेंस रहने के लिए आपको 18 नंबर, 18 से 19 के बीच में आपके नंबर रहने चाहिए, 18-19 या इसके बीच में क्या होगा, 18-19 आपके नंबर रहने चाहिए, ठीक है। हिंदी में अपना स्कोर लिखना, बताना कितने स्कोर है, और ये भी अगर आप बताओगे कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं कौन से नहीं, तो फिर आपको मैं एडवाइस भी कर दूंगा कि आपको ये चीज कवर करनी चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हिंदी का 20 नंबर का एक पूरा हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि हम यहाँ पूरा एक सेटअप, पूरा एक जो यूकेएसएससी का लेवल रहता है पेपर का, वही पेपर यहाँ कराएंगे। आप जिन लोगों ने पेपर पहले दिया होगा उन्हें लग भी रहा होगा ये। और अभी देखते हैं कुछ दिन बाद इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो पीडीएफ का थोड़ा सा चार्ज होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा, 10-5 ही होगा, ठीक है। आगे है अब 21 में आते हैं यहाँ, अब यहाँ से हो जाती है जीएस शुरू। पहला क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर कहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं? भूकंपीय तरंगे सबसे पहले कहां पहुंचती है, आप बताएं इसका 10, आपके पास है 10 सेकंड। सबसे पहले भूकंपीय तरंगे कहां पहुंचती है ये बता दो बस। देखिए इसका आंसर है बी, फोकस पर सबसे पहले पहुंचती है भूकंपीय तरंगे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप इतना समझ लो, मान लो कि ये पूरी पृथ्वी है, भूपर्पटी का मतलब होगा आप जहां बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर बैठे हुए,
भूकंप हमेशा अंदर आता है, यहाँ आया, मान लो यहाँ कोई टूट फूट, यहाँ भूकंप आया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? केंद्र। इसे केंद्र बोलते हैं या इसे फोकस भी बोलते हैं, ठीक है, फोकस भी कहते हैं इसे। और जहां सबसे पहले ऊपर दिखाई देगा, ये महसूस देगा यहाँ इस हिस्से में, इसे हम बोलेंगे क्या? इसे अधिकेंद्र भी बोलेंगे, अधिकेंद्र भी कहेंगे और उत्केंद्र भी कहेंगे, ध्यान रखना, उत्केंद्र। और एपिसेंटर भी कहेंगे। से यही इतने नाम है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में होगा तो आप आंसर दे दोगे। एपिसेंटर, एपिसेंटर भी कहेंगे इसे, ठीक है, ऐसे ये रहेगा। और इसे केंद्र बोलेंगे। बाकी और जो तरंगे होंगी उनके बारे में फिर तो आगे देखते हैं, ये तो क्लास में चलेगा। अब देखते हैं सबसे अधिक कौन सी भूकंपीय तरंगे विनाश करती है। आपको बताना है, 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है बी, धरातलीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाश करती है। आप समझ गए होंगे, धरातलीय तरंगे, क्योंकि ये पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर ही हमारे जो ऊपर भूपरपट्टी पर आती है, क्रस्ट पर, तो वहीं हमारे घर मकान सब कुछ बने हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आप लोगों को बताना है, और ये समझ भी गए होंगे, हर एग्जाम में, दूसरे तीसरे एग्जाम में ये मिलता है, ठीक है। तो इसे आप बता दो, सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ये आपको सीधा रखना है। आगे चलते हैं। समान ऊंचाई दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आपको आंसर बताना है, जल्दी बताना है। ये भी कई बार रिपीट है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो जल्दी बताएं इसका आंसर। अभी आपके पास है 3 सेकंड। देखिए इसका आंसर है ए, ठीक है, कंटूर रेखा बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। हिंदी में अगर कहीं रहेगा तो हिंदी में बोलेंगे इसे समोच्च रेखा, समोच्च रेखा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सर्वाधिक ज्वार कब आते हैं? ये थोड़ा ज्योगतु, एक क्वेश्चन ये मैंने किसी एग्जाम का लिया है ज्योगतु, ये तो आपको बहुत डिटेल से समझाना पड़ेगा, यहाँ केवल मैं आपको आंसर ही बता दूंगा इसे, ठीक है। 25 का आंसर आप बताओ, सर्वाधिक ज्वार कब आते हैं? 3 सेकंड बचे हैं। इसका आंसर है ए, ठीक है, युति में होगा तो सर्वाधिक ज्वार आएंगे। असल में ज्वार क्या होते हैं? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, सूर्य की होती है, उनके कारण उत्पन्न होते हैं। तो जब क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य एक साइड में हो जाए और पृथ्वी अलग हो जाए, तो तब उच्च ज्वार आएंगे। ये कैसे होता है युति? मान लो कि ऐसे होगा ये, ठीक है, ये वाला होगा और ये वाला होगा, ये बिल्कुल एक सीध में होगा, ये तो पृथ्वी होगी, यहाँ मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ये चंद्रमा होगा यहाँ और ये सूर्य होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर सूर्य चंद्रमा होगा, ये कौन सी कंडीशन बननी है? जब एक सीध में होती है, ये तीनों तीनों बोलते हैं युति व्युति या सिजगी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है कि अब इस एक सीध में ही है यहाँ, तो जब एक सीध में इस क्रम में होंगे तो इन्हें बोलेंगे युति या बोलते हैं सूर्य ग्रहण। देखे जैसे आज सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है वर्तमान में, ठीक है, अभी जब ये वीडियो बन रही है अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है, आज संडे है, सूर्य ग्रहण। अब आप ये देख लो, पृथ्वी यहाँ है, दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ है, एक साइड लग रही है, इधर लग रही है, तो उच्च ज्वार आएंगे, ऐसे जल आएंगे, तो ऐसे बनेगा, इसलिए व्युति में होगा। तो इसे बोलेंगे ज्योति, सॉरी व्युति नहीं, युति। आगे देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? जल्दी बताएं, 10 सेकंड है। 26। देखें इसके आंसर है डी, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी नहीं 181 नहीं 171 है, 179 है। वो क्या मानते हैं कि जो मान लें अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे, ठीक है, और इस टाइप की दोनों साइड में खिंची हुई होती है ऐसे, वो मानते हैं कि ये जो पोल है ऊपर, यहाँ अक्षांश रेखा एक पॉइंट के रूप में होगी, बिंदु के रूप में होगी, तो हम इसे रेखा में गिनेंगे ही नहीं, ना तो इधर गिनेंगे ना उधर गिनेंगे, तब ये मानते हैं कि 179। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो मानती है 181, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं?
जल्दी बताओ आंसर, 10 सेकंड है आपके पास। 27। इसका आंसर है सी, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं। भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर किस दिशा में यह है भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी का किस दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है ये, जल्दी सोच लें। देखिए इसका आंसर है क्या, बी। ये पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती उसी स्पीड में उसी दिशा में घूमते हैं, इसलिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को ये स्थिर दिखाई देंगे, एक जगह दिखाई देंगे, अगर कोई देख रहा होगा इन्हें। आगे चलते हैं। इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि टोटल उसका जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, आपको बताना है। इसका आंसर है डी। ठीक है, शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक है। और इसके बाद है, सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में किसने बताया। सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में किसने बताया। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है उत्तराखंड के ग्रुप सी में, आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया था। आगे चलते हैं। तिरंगे झंडे को कब अंगीकृत किया गया, आप लोगों को बताना है। कब अंगीकृत किया गया हमारे तिरंगे झंडे को, सोच ले इसे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इसका आंसर है सी। सॉरी मैंने बता दिया, ये आंसर आप लोगों को ही बताना था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर है सी, 22 जुलाई 1947 को। तो इतना आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए। इसके बाद है जो 32वां, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया। देखिए विरासत पशु कौन सा है, चलो ये मैं ही बता दूंगा, वैसे आपको ही बताना था, तो आपको बताना है कब घोषित किया गया। 32। देखिए ये किया गया था अक्टूबर 2010 में, और विरासत पशु कौन सा है, हाथी। ठीक है, ये हाथी है, राष्ट्रीय विरासत पशु भारत का हाथी है, और अक्टूबर 2010 में ये घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। अब आगे ये रीजनिंग, पीछे अभी कुछ ज्योग्राफी थी, थोड़े क्वेश्चन कुछ हमने जीके का लिया था, 1-2 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का था, तो उनमें आप देख लेना अपने किस हिसाब से आ रहे हैं आपके नंबर। अभी यहां देखते हैं रीजनिंग। एक पंक्ति में कुल 110 छात्र बैठे हैं, इनमें राहुल का रैंक बाएं से 40वां है, तो उसका दाएं से रैंक क्या होगा। देखिए ये आपको जिन लोगों ने रीजनिंग की होगी वो समझ गए होंगे, या जिनसे नहीं आती होगी तो वो पढ़ ले। रीजनिंग के थोड़े टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक दिए हुए हैं हमारे चैनल पर, कुछ और वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें कि जो भी ग्रुप सी के लेवल का है उसकी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है, इसका एक रूल होता है ये ना, जैसे 33 वाला रीजनिंग है, इसमें क्या करते हैं, जो कुल होता है, कुल संख्या होती है, उसमें से हम घटाते हैं एक साइड का, घटाते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, एक साइड का घटाते हैं और +1 करते हैं, तब दूसरी साइड की निकलती है इसमें। अब आप ये देख लो 110 में से अगर आप 41 घटाओगे या 40 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 70। मान ला 110 में से आपने कितना घटाया, 40, तो आंसर आया 70, और +1, तो इसका आंसर क्या होगा, 71। तो इसका आंसर क्या आएगा, 71। ठीक है, अब आगे चलते हैं 34। इस सीरीज में आप लोगों को बताना है कि इसके बाद इसमें क्या आएगा। आपको इसमें 10 सेकंड ना दे के आपको मैं देता हूं इसमें 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड दे देंगे, सोच लो आप। या अगर आपको लगे समय कम है तो वीडियो पॉज करके जरूर इसका आंसर देना। ठीक है, आपके पास है 20 सेकंड दे देते हैं।
चलो तो ठीक है, हो गए सेकंड पूरे। देखिए इसका आंसर कैसे है ये वाला। इसमें क्या किया गया है कि ये जो 5 है, 5 में क्या किया इसने कि 2 से गुना किया और प्लस 2 जोड़ दिए। 5 दूनी 10 और 2 कितने होते हैं 12। इसके बाद ये जो 12 है इसमें 2 से गुना किया प्लस 2 जोड़ दिए। 12 दूनी 24 और 2 कितने होते हैं 26, 26। अब ऐसे ही करते करते आगे हुआ है और यहाँ क्या आएगा, अब ये जो 110 है इसमें 200 गुना आप करोगे तो ये हो जाएगा 220। 110 को 2 से गुना करोगे प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 220 प्लस 2, ये हो जाएगा 222। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा 34 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको आंसर बताना है। आपके पास है 15 सेकंड, आप सोच लें। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लें। इसमें है ए डी जी जे एम पी, सोच लें इसे अच्छी तरह। ठीक है, चलो हो गया टाइम। अब इसे देखते हैं ये किस क्रम में बढ़ा है। ये बढ़ा है ऐसे, ये और ये बढ़ा है। इसमें क्या हुआ है कि +6 रहा है, यहाँ +6, सब में +6 रहा है। अब ये ए है 1, इसमें 6 जोड़ोगे तो जी आया, जी का नंबर है 7, जी का रैंक आता है कितना 7। और एम है 13, 13 में अगर 7 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 13। अब ये जो इसमें 6 आपको और प्लस करना है 6, तो 13 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा 19। 19 किसका है एस का, आप यहाँ एस लिखोगे। उसके बाद है डी, डी में क्या है 4 नंबर और जे है 10, तो इसका मतलब +6 किया गया है। ठीक है, आगे भी यहाँ क्या किया गया है कि जी में क्या जुड़ा है 10 में, जी का 10 है, सॉरी जे का 10 है और एम पी का 16 है, तो ये कितना है +6 किया गया है। अब ये जो P है 16, इसमें +6 करोगे जब आप यहाँ तो इसमें हो जाएगा 22, 22 नंबर होता है B, तो इसका आंसर होगा B ये वाला। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मुझे बताना, कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर बताना, बिल्कुल डाउट क्लियर होगा, ऐसे नहीं आपको बीच में धार में छोड़ा जाएगा। तो 35 का जो आंसर है BSB, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, दिनेश की माता के पिता के बेटे का दिनेश से क्या संबंध है। बड़ा अजीब लगा होगा, आप सोचो इसे आंसर है क्या। इसे मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद निकालना है, अगर नहीं निकले तो तब बताना। ठीक है, इसके आपके पास है, आप वीडियो पॉज करके कर लेना। तो अभी आधे घंटे की वीडियो हो गई, कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट करने की। 36 का आंसर है, आप निकालो। दिनेश की माता के पिता के बेटे का, चलो रीजनिंग तो मैं सारी बता देता हूं। देखो दिनेश की, ये दिनेश है कोई डी, इसकी कोई माता है, इसकी माता एम यहां कर देता हूं मैं, ठीक है, मां। माता के पिता के बेटे, इसके जो माता का जो पिता का बेटा है, मान लो इसका पिता ये हो यहाँ, तो इसकी पिता का जो बेटा होगा इसकी माता का तो भाई होगा ना यहाँ। मान लो ये क्या होगा यहाँ इसका भाई होगा, ऐसे आप लिखोगे, ये भाई होगा यहाँ भाई। माता के पिता के बेटे का, इसका जो ये पिता है जो ये है इसका जो बेटा है यहाँ, ये कोई बेटा है इसका, ठीक है। इसका दिनेश से क्या संबंध है, दिनेश से क्या संबंध है इसका। तो आप देख सकते हैं ये कौन है, इसके मामा है और ये इसका बेटा है, तो को क्या होगा ममेरा भाई, तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं 37वां, संविधान के किस भाग में नागरिकता दी गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दो और आगे निकलते हैं। इसका है डी आंसर, ठीक है। 37 का डी, संविधान के किस भाग में दी गई है, 37 के डी में। आगे चलते हैं, अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ये ना ज्यादा टाइम, तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा कर लेना। उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है। 38 का डी है। राज्यों का संविधान किसे कहा जाता है, भाग 6 को कहा जाता है। उच्च न्यायालय का संविधान भी यही है। और नागरिकता कहाँ दी गई है, भाग 2 में। इतने आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए,
ठीक है, 37D 38D। आगे राज्य में प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको बिल्कुल सोचना है, राज्य में प्रथम नागरिक कौन होता है। ये क्वेश्चन कॉपी है, पूरा कॉपी पेस्ट है, दूसरे एग्जाम का लिया है मैंने, एमपी का एक एग्जाम हुआ था वहां से लिया है। इसका 39 है, इसका आंसर है कौन, जल्दी बताओ। देखिए इस आंसर में थोड़ा डाउट हुआ था, ठीक है। अगर देश का प्रथम नागरिक किसे मानते हैं, राष्ट्रपति को, लेकिन वहां क्या लिखा था, राज्यों का एक संविधान होता है, तो राज्यों के संविधान में राज्यों के हिसाब से राज्य में जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो राज्यपाल माना जाता है, ठीक है। तो वहां के जो एमपी के जो आयोग ने एसएससी, एमपी का जो एसएससी है उसने राज्यपाल इसका आंसर दिया था, जबकि मेरे हिसाब से तो इसमें राष्ट्रपति होना चाहिए था। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो मेरी तरफ से मैं भी आंसर अब इसका राज्यपाल ही मानता हूँ, ठीक है। 39 का आपको क्या मानना है, ए, ठीक है, इतना याद रखना। ये जो डिबेट है मैंने बता दिया आपको। वैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है। जो अखिल भारतीय सेवाएं होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, तो उनकी सेवा का सृजन कौन सकता है, नए पद कौन बनाता है, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी करें। देखिए इसका आंसर है डी, राज्यसभा। जो नए पद बनाता है वो राज्यसभा बनाती है, ठीक। आगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, 41 है, जल्दी से जल्दी आंसर दें। इसके हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए क्वेश्चन पूरी तरह, क्वेश्चन का एक लेवल वही बनाया गया है कि जो एग्जाम हॉल में बनता है, या ग्रुप सी का, उत्तराखंड एसएससी का लेवल है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है और ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है, वही लेवल क्या है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके अगर 85 प्लस आ रहे तो आप अपने आप को मान के चलेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी, और मेहनत अपनी कंटिन्यू लगा कर रखें, स्कोर बढ़ाने की कोशिश करें। आगे है 42, 22 दिसंबर को भारत के किस शहर में सबसे बड़ा दिन होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। आपको बताना है 42 का आंसर। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो जितने भी क्षेत्र दक्षिण की ओर होगा उनके दिन बड़े होंगे, उत्तर की ओर जाओगे आप दिन छोटे होते चले जाएंगे। तो भारत में सबसे दक्षिण में कौन है, कन्याकुमारी, ठीक है। उत्तर की ओर जहां जाओगे दिन छोटे होंगे, अगर मान लो आप लद्दाख में जाओगे तो वहां सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब, यह है 43, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। देखिए ये अभी विवाद हुआ है, करंट का क्वेश्चन है, अभी विवाद हुआ है, भारत के 20 सैनिक शहीद कर दिए हैं, और बहुत दुख की बात है। देखें उन सैनिकों के लिए हमारी पूरी श्रद्धा है, और हमें रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक हैं, अपनी जान दे रहे हैं। बात पैसे की नहीं होती कि कोई, कुछ लोगों के, अभी नेताओं के बयान आ रहे हैं कि पैसे के लिए वो सैलरी ले रहे हैं। अगर इतनी ही वो लग रही तो आप अपने बच्चों को भेजकर देख लें वहां, तो सैनिक हैं, हमारे देश के सपूत हैं, ठीक है, तो उनके लिए पूरी श्रद्धा रहनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों को बताना है ये आंसर क्या है, 43। 43 का आंसर है कौन सा, डी, ठीक है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये यहाँ कश्मीर है, ठीक है, इतना हिस्सा कश्मीर का है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ है, और जो LAC है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साथ है, ये बनी हुई है यहाँ, ये होगी LAC, ठीक है, और ये होगी LOC। इधर तो चीनी है, और इधर है इंडियन, और गलवान जो घाटी है वो यहाँ है, गलवान घाटी है जिसमें विवाद हुआ था, ठीक है, वो इस जगह है। इस पे कब्जे को लेकर चीन अपना इसमें अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं, जबकि उसका कोई हक नहीं बैठता वहां। ये एक भारतीय ने ही खोज की थी इस घाटी की, और उसने इंडियन गवर्नमेंट को बताया था, एक कश्मीरी थे कोई, ठीक है। आगे चलते हैं, गलवान घाटी कहाँ है, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है पूरी तरह, इसे सब बता सकते हैं, करंट न्यूज में है, लद्दाख में। आगे कोरोना महामारी से ने किसे प्रभावित किया, ये करंट का है पूरा।
और समझदारी आधारित देश है। तो आपको बताना है कोरोना महामारी ने किसे प्रभावित किया। आंसर बहुत सोच समझ के देना, ये ऐसे ओपन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत सोच समझ के आंसर दिया जाता है। 10 सेकंड है आपके पास, सोच लें। देखिए कोरोना जो महामारी है ये अब अर्थव्यवस्था ये भी प्रभावित हुई है। आपको पता है सब उद्योग धंधे बंद है, शिक्षा प्रभावित हुई है, सब स्कूल बंद है, जो मजदूर वर्ग है वो प्रभावित हुए क्योंकि उद्योग धंधे बंद है तो इनकी मजदूरी नहीं मिल रही। अभी आप लोगों ने देखा होगा लोग मजदूर पैदल चल रहे हैं, ठीक है, वो प्रभावित हुए हैं। तो इसका आंसर होगा डी सभी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। जल्दी से सोच लें और इसे बताएं। देखिए इसका आंसर है क्या, अनुच्छेद 352। आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा जल्दी समय हो रहा है। 352 इसका आंसर है, अनुच्छेद। चलते हैं, लोकपाल का गठन सर्वप्रथम किस देश में किया गया। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसका आंसर बहुत सोच समझ के दें और इसका आंसर गलत भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है बी, स्वीडन में। 10 सेकंड हो गए पूरे, स्वीडन में इसका आंसर है। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। ये सबको याद रहना चाहिए। इसका आंसर है सी, सरदार बलदेव सिंह। ये देखिए पूरा दिया है, इसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड करा देंगे, इसमें नो प्रॉब्लम। बाकी आप बस थोड़ा सीरियस लग जाए इसमें, ठीक है। ये स्किप कर करके मत देखना, स्किप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा। देखिए ऐसी जल्दी का फायदा क्या होगा कि आपके सिलेक्शन नहीं होना, जल्दी के चक्कर में क्या होगा 4-5 साल लगा दोगे, फायदा कुछ नहीं। आराम से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पहले उस एग्जाम के बारे में सोच लो, सिलेबस देखो, पेपर देखो, फिर प्रैक्टिस सेट देखो, तब होता है एग्जाम। चलो चलते हैं आगे। काला पानी विवाद किन देशों के बीच है। आप बताएं काला पानी विवाद, ये भी करंट का क्वेश्चन है 49 में, जल्दी बताएं। हो गया, 10 सेकंड हो लिए आपके, हाँ हो गए। 49 का कितना है, बी आंसर है। भारत और नेपाल के बीच है काला पानी विवाद। अभी नेपाल ने क्या है कि ये काला पानी क्षेत्र, भारत का लिफुलेक और लिम्पियाधुरा, इन सबको अपने मैप में दिखाया है और अपनी संसद में वो मैप भी पास कर लिया है, वो एक विधेयक बना लिया है, जबकि ये सारे भारत के हिस्से हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो 50। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, रूर क्षेत्र, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताएं इसका, टाइम नहीं हो गया टाइम। इसका आंसर है डी, छोटा नागपुर का पठार। ये असल में रूर क्षेत्र क्या है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच एक क्षेत्र है जहां से लोहा उत्पादन होता है बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसे बोलते हैं रूर क्षेत्र। बहुत ही फेमस लोहा वहां का। दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में इस पर कब्जा किसका था, जर्मनी का। वहां से निकले हुए जो अपने वेपन्स बनाए, हथियार बनाए, उन हथियारों के बल पर ही पूरा यूरोप जीत लिया था जर्मनी ने, ठीक है। उसके टैंक कभी किसी तोप के गोले से नहीं टूट रहे थे, तो वो ये रोड क्षेत्र का लोहा था, बहुत मजबूत लोहा था वहां का, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है 51। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। जल्दी देखिए, इसका आंसर है बी, उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन ही है, ये का है, जो हाई कोर्ट के होते हैं न्यायाधीश, जैसे उत्तराखंड का, तो यहाँ के जो राज्यपाल होंगे उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिलाएंगे। आगे चलते हैं 52 में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जल्दी बताएं, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। 52 का आंसर है ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। अब आगे चलते हैं 53, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित है, थोड़ा जल्दी कर दे, ठीक है। अब इसमें आपको हाँ 10 सेकंड तो देने ही पड़ेंगे। इसका आंसर है ए, शिक्षा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे है भारत संघ की स्थापना, ये स्थापना है, ये ना गलत टाइप हो गया, यहाँ है स्थापना, किसने की, भारत संघ की स्थापना किसने की थी, इसे ध्यान रखना। इसका आंसर है क्या, डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो कनिष्ठ सहायक था उसमें आया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। देखो इसमें बोर भी आपको लगेगा बोरिंग हो रहे हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी,
अब 1 घंटा होने वाला है अभी आपका, पौन घंटा हो गया। 55 का आंसर है क्या? सी, 1942 में। अगला है 56, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताएं जल्दी। 56, इसका आंसर है बी, अंडमान निकोबार में। आगे चलते। 57, लकड़ी कशीदाकारी में सबसे अग्रणी कौन सा शहर है? ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया लकड़ी के डिजाइन बनाने में, ऐसा करने में, और आप सभी लोगों को इसका पता होना ही चाहिए। इसका आंसर है सहारनपुर, ए। सबसे ज्यादा जो डिजाइनिंग हो रही है वो सहारनपुर में ही हो रही है, ठीक है। और अगला है, भारत में सर्दी में वर्षा किससे होती है? भारत में जो वर्षा होती है सर्दी में, वो किस कारण से होती है? बताएं जल्दी। इसका आंसर है सी, पश्चिमी विक्षोभ से। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 59, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, बंबई से। आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं और टफ भी लग रहे हैं, आसान भी है। तो इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा। अब मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप उनमें 20 भी सोल्व नहीं कर पाते, तो फिर यही रहता है कि यार पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन पेपर बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको डिमोटिवेट करें, आप में एक उम्मीद जगाए कि नहीं, ये उम्मीद अगर हम करेंगे तो पक्का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 60, सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बताएं जल्दी। इसका आंसर है बी, कर्नाटक। अब आगे चलते हैं। 61, अब हो गया यहां से उत्तराखंड शुरू। अब तक जीएस जीके चल रहा था, आप लोगों ने देख लिया होगा कौन सा है। यह है, पाटी तहसील किस जिले में है? 61 का आंसर देना है आप लोगों को। पाटी तहसील किस जिले में है? देखिए इसका आंसर है ए, चंपावत। ध्यान रखना। मैं फिर यही आपको कह रहा हूं कि हो सके मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूं, आप उसका जरूर बताना कि ये गलत था या जो था, तो उसका फिर उस पर विचार किया जाएगा। आगे है 62, 62, उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था है? कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था है? 60% भाग पर, 60% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था है, जो 1874 से चली आ रही है। आगे देखते हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? बताएं जल्दी। 63, इसका आंसर है बी, 3 अक्टूबर 2005 को। अगर कुछ लोगों को टाइम चाहिए ना कि और ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो वीडियो पॉज करके देख सकता है। वैसे तो 2 घंटे का टाइम मिलता है वहां सोल्व के लिए। आगे चलते हैं। 64, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताएं 64 का। इसका आंसर है डी, संतोष चौहान। डॉक्टर संतोष चौहान है ये, तो ये पहली अध्यक्ष थी। आगे देखते हैं। त्रिशूल लेख कहां से प्राप्त हुआ? त्रिशूल लेख कहां से प्राप्त हुआ आपको बताना है। इसका आंसर है ए, गोपेश्वर से। 65 का गोपेश्वर। इसके बाद है 66वां, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? देखिए इसका आंसर है बी, 1926 में। आपको बताना है कुमाऊं परिषद कब बनी। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंट करके बताना है, आप कमेंट जरूर करें। 67, गढ़वाली समाचार पत्र का कहां से प्रकाशन हुआ? 67, इसका आंसर है डी, देहरादून से। ये 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहां की गई? 68 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहां की गई? इसका आंसर है सी, रामनगर में। आगे चलते हैं। नेपाल से राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं? जो उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल से स्पर्श करते हैं, आप लोगों को बताना है। सोच लें। देखिए इसका आंसर है ए, 3 जिले नेपाल से स्पर्श करते हैं। इसके बाद है 70, लिपुलेख दर्रा किस जिले में है? लिपुलेख दर्रा किस जिले में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी पे अभी थोड़ा नेपाल के साथ विवाद हो गया, तो इसका आंसर जो है वो बी है, पिथौरागढ़। 70 का आंसर क्या है? बी, पिथौरागढ़। आगे चलते हैं।
आगे है 71, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है, आपके पास है 10 सेकंड, सोच लें इसे। देखिए इसका आंसर है डी, प्रकाश पंत। ये तो सभी को पता होगा। अगला है 72, मुचकुंद गुफा कहाँ है? आपको बताना है मुचकुंद गुफा कहाँ है 72। इसका आंसर है ए, बद्रीनाथ। ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, झंडा मेला कहाँ लगता है? 73 का झंडा मेला कहाँ लगता है? सभी को पता होगा, ये देहरादून में लगता है। इसके बाद है 74, बड़ा पंचायती मंदिर कहाँ पर है? आपको बताना है बड़ा पंचायती मंदिर कहाँ है। ठीक है, 74 का आंसर क्या है? सी, देहरादून में। आगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आपको बताना है 75 का। 75 का बताएं जल्दी। ये आंसर है इसका बी, 4 नवंबर 2008 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हिमालय की नदियां कैसी हैं? जो हिमालय की नदियां हैं वो किस प्रकार की हैं? आपको बताना है। अरिय है, प्रौढ़ है, बरसाती है, सदानीरा है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ये तभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और ये तब होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। देखिए लास्ट के 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपके सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, बाकी तो सभी करते हैं नॉर्मल। तो इसका आंसर है डी, सदानीरा है। हमेशा इनसे जल निकलता रहता है, उसे सदानीरा कहते हैं। आगे 77, पतंजलि आश्रम राज्य में कहाँ है? बताएं जल्दी, पतंजलि आश्रम राज्य में कहाँ है? सभी को पता होगा इसका, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव कहाँ है? हरिद्वार में। इसके बाद है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? जल्दी बताएं। 78, इसका आंसर है बी, काली नदी। काली नदी बनाती है उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर। आगे चलते हैं, 79 का, शेरा घाट किस नदी के तट पर है? 79 का आंसर आपको बताना है, सोच समझ के बताना है, और बताएं जल्दी, 7 सेकंड हो गए। देखिए ये कहाँ है? सरयू नदी के, सी इसका आंसर है 79 का। आगे चलते हैं, चंडीघाट राज्य में कहाँ है? आपको बिल्कुल बताना है चंडीघाट कहाँ है, और पता भी होना चाहिए। तो ये कहाँ है? हो गए 8, 9, 10 सेकंड हो गए। सी, हरिद्वार में। चलते हैं 81, जोशियाड़ा झील राज्य में कहाँ है? जोशियाड़ा झील बतानी है आपको, राज्य में कहाँ है 81 का, और काफी फेमस है, कृत्रिम झील है उत्तराखंड की। तो आप बताओ, इसका आंसर है डी, उत्तरकाशी। इसके बाद है 82, टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? ये कई बार आया है, ठीक है, तो इसे आपको रटना है, याद करना है। ये किया गया था 1972 में। अब आगे चलते हैं, 83, कतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की? बताएं जल्दी। इसका आंसर क्या है? बी, इंद्रमणि बडोनी। याद रखना है आपको, 83 का बी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? ये आपको अच्छे से समझ के बताना है। इसका आंसर क्या है? बी, समोच्च रेखीय खेती। आपने देखा होगा कि ऐसी खेती होती है यहाँ, फिर ऐसे बनती, पैडी टाइप बनती है ऐसे, क्योंकि आप कंटिन्यू बना ही नहीं सकते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, समोच्च रेखीय खेती होती है। आगे चलते हैं, 85, विलियम ट्रेल किस देश का निवासी था? आपको ये बताना है। ये उत्तराखंड का कमिश्नर था विलियम ट्रेल। 85, बताएं इसका आंसर। देखिए ये था स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? इंग्लैंड का, और जो सॉरी ग्रेट ब्रिटेन का, इंग्लैंड अलग है। आगे है 86, गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना कब की गई? 86 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका देखते हैं 86 का आंसर, जल्दी सोच के बताएं। 86 का आंसर हो गया 10, तो डी आंसर है इसका। ठीक है, 86 का।
आगे चलते हैं 87, विश्वेश्वर मंदिर कहाँ है? विश्वेश्वर मंदिर 87 का आपको बताना है। विश्वेश्वर मंदिर कहाँ है? ये मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में है, सी। आगे चलते हैं, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? जल्दी सोच लें, बताएं, बहुत आसान है, सभी को पता होगा। 88 का क्या है? 88 का आंसर है बी, ठीक है, चमोली में है बद्रीनाथ का मंदिर। आगे चलते हैं 89, किस चंद शासक की मृत्यु टीबी से हुई थी? आपको ये बताना है किसकी टीबी से मृत्यु हुई थी 89 की। सोच लें इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या है? ए, बाज बहादुर चंद की। आगे देखते हैं, गोरक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? 90, जल्दी सोच के बताएं, बहुत जल्दी। 90 हो गए, अब 10 क्वेश्चन बचे हैं। इसका आंसर है डी, कोटद्वार में। चलते हैं, हृदय पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता था? हृदय पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता था? जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है डी, पौड़ी गढ़वाल। थोड़ा 10 सेकंड से पहले बता दिया, कोई नहीं। तो अगला है 92, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 92 में का आंसर जल्दी बताएं। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए 92 का आंसर क्या है? सी, अल्मोड़ा में। ध्यान रखना, अल्मोड़ा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। 92 का सी। आगे चलते हैं 93, कोटद्वार किस नदी के किनारे पर बसा है? 93 के जल्दी बताना है आपको, कोटद्वार किस नदी के किनारे पर बसा है? 5 सेकंड हो गई। नाइन्टी थ्री का है बी, कोटद्वार खो नदी के किनारे बसा है। अगला देखते हैं 94, कौन सी नदी बी आकार की घाटी बनाती है? ये कई बार क्वेश्चन में आया और परीक्षा वाणी में है, कई जगह दिया हुआ है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख रहे हैं। तो ये आंसर आपको खुद ही देना है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं 94 और ऑप्शन लिख देना सामने। आगे हैं 95, त्रिकोण के आकार का कौन सा ताल था? त्रिकोण के आकार का कौन सा ताल था? 95। देखिए इसका आंसर है डी, सतोपन ताल त्रिकोण के आकार का है। इसके बाद है 96, छायागाढ़ बुग्याल किस जिले में है? छायागाढ़ बुग्याल किस जिले में है? 96 आंसर देना है। 96 का आंसर है सी, बिल्कुल सोच ले, समझ ले अच्छी तरह। आगे चलते हैं 97, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना था? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ठीक से बताना है। इसका आंसर है बी, 189। अगला है 98, कोरोना क्या है? बीमारी है, आतंकवादी संगठन है, खुफिया एजेंसी है, गेम है? क्या है कोरोना? सभी को पता है बीमारी है, वायरस है, तो ए आंसर है। देखिए अब लास्ट पहुंच गए। अब 99 का आपको बताना है, खोदरी परियोजना किस जिले में है? खोदरी परियोजना किस जिले में है? 99 का सोच लें। इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है डी, देहरादून में। लास्ट है सी, IIM की स्थापना कहाँ की गई? आपको बताना है IIM की। ये हल्द्वानी है, हल्द्वानी बन गया यहाँ, हल्द्वानी गलत हो गया थोड़ा। तो आपको बताना है 100 का आंसर है ए, काशीपुर में। देखिए ये एक पूरा लेवल है जो उत्तराखंड SSC का जो लेवल रहता है, पूरा एक लेवल आप लोगों को दिया गया है। पूरी तरह आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग सीरियस है वो इसे पूरा लगाएंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे और अच्छी तरह से इसे एनालाइज करेंगे और अपनी कमियां देख लेंगे। जो जो क्वेश्चन हुए उन क्वेश्चन को दोबारा देखें और देख ले कि हमसे कहाँ कमी हुई है, कौन से बुक्स पढ़नी है, क्या क्या हमसे छूट रहा है अभी और कितना हम लोगों को आगे अभी करना है। तो इसलिए बस आप लोगों से यही फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट जरूर लिखें, अपना स्कोर जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लें। देखिए जितना ग्रुप सी का सिलेबस है
हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट कराएं। वन लाइनर आपको देंगे, पूरा मटेरियल देंगे, तो पूरी कोशिश रहेगी। ये मटेरियल एक जगह से नहीं होता, ये अलग अलग बुक्स का होता है, ठीक है। तो इसलिए आप देख लें। अब ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर था, इसकी हमने आंसर की भी दी है, ये है, इस आंसर की को आप देख लें। और अगर इस क्वेश्चन में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगे या कुछ लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा, मान लें कि ये इसमें जो है, जो आंसर दिए गए हैं उनके कुछ गड़बड़ है या आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं, वो भी होगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लगे रहें और मेहनत इसी तरह करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। और इसके अलावा जो बुक्स की वीडियो थी, इसके बाद लास्ट में शो हो जाएगी, हमारे चैनल पर भी दी हुई है, उनका जो लिंक है वो नीचे दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। बाकी इसके लास्ट में भी आई बटन, वो सॉरी, लास्ट में भी आपको दिखाई देगी और आई बटन में भी दिखाई देगी। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय।